नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश, जिसमें मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। सबसे पहले बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लें। शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के हालात बताए हैं, तो वहीं सिंधिया ने शिवराज सिंह चौहान को लीज रेंट माफ करने के लिए एक पत्र लिखा है। लंबे समय बाद प्रदेश में मॉल और जिम खोलने की इजाजत दी गई है, तो इधर कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने आरएसएस को बम बनाने वाला दस्ता करार दिया है। ये चार अहम खबरें हैं जिन पर हम विस्तार से नजर डालेंगे। केंद्रीय कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मध्य प्रदेश से कई दावेदार कैबिनेट की रेस में शामिल हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सामने आ रहा है। करीब 1 घंटे 20 मिनट तक इस मुलाकात के बाद प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान को लेकर जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना के कारण राज्यों में आर्थिक स्थिति डगमगाई है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने में राजस्व हानि हुई, जो कि काफी ज्यादा है। बीते साल जीडीपी के 5.5% तक लोन लेने की छूट मिली थी, इस साल घटकर 4.5% हो गई है। सीएम ने प्रधानमंत्री से एक बार फिर छूट देने का आग्रह किया है। 70% को हम कवर करना चाहते हैं दिसंबर तक। दूसरे डोज में थोड़ा बहुत समय इधर उधर हो सकता है, 4 सप्ताह का, लेकिन कोशिश हमारी होगी कि हम दोनों डोज या एक डोज कहीं 4 हफ्ते और बाद भी चला जाए, लेकिन पूरी आबादी के 70% को हम कवर कर लें, उसकी रणनीति हम बनाएं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर छात्रावास खोलने की बात हुई है। संभागीय मुख्यालयों पर 500 सीटर और जिलों में आवश्यकतानुसार बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रावास खोले जाएंगे। वहीं केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा से भी मुख्यमंत्री मिले। डीएपी और यूरिया की आपूर्ति के लिए उनको धन्यवाद दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई। मूंग खरीदी को लेकर केंद्रीय मंत्री से खास बातचीत हुई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुख्यमंत्री शिवराज ने मुलाकात की। बहुत सारे विषयों पे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा हुई है। रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें तेज गति से कोरोना से अब खत्म होने के बाद कैसे तेज गति से काम किया जाए। साथ ही साथ कुछ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स थे जो अटके हुए थे, उनमें से तेजी से काम, उन प्रोजेक्ट्स में अब तेजी से काम होगा, उसके बारे में उनसे विस्तार से चर्चा हुई है। 1,28,00,000 मीट्रिक टन गेहूं मध्य प्रदेश के किसानों से प्रोक्योर करके उनको सही दाम दिया है, पूरी कीमत दी है, पसीने की पूरी कीमत दी है। अब हमारे पास अन्न के भंडार भरे हैं, तो हमने निवेदन किया है कि वहां से उठाव हो जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? इस बात का जिक्र इसलिए छिड़ा क्योंकि प्रभारी सचिव संजय कपूर ने प्रदेश के 2 दिग्गज कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की। अजय सिंह और अरुण यादव से संजय कपूर ने बंद कमरे में अलग अलग मीटिंग की है। दोनों नेताओं से पार्टी के भीतर चल रहे घमासान पर संजय कपूर ने रिपोर्ट ली। बताया जा रहा है कि संजय कपूर अपनी रिपोर्ट को प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक को सौंपेंगे। हाल ही में अजय सिंह रीवा जिले के संगठन प्रभारी चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी की नियुक्ति को लेकर अपने एक बयान की वजह से सुर्खियों में आए थे। अजय सिंह और उनके समर्थकों की नाराजगी की खबर दिल्ली तक पहुंची थी। महंगाई ये महज आज एक शब्द नहीं है, बल्कि आम आदमी का सबसे बड़ा दर्द है। इसकी दवा किसी के पास है नहीं। घर से बाहर निकलते ही महंगाई का सामना हर किसी को करना पड़ता है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, प्रतिदिन की बढ़ती कीमतें, शतक पार करता आंकड़ा पता नहीं कब तक चलेगा। महामारी के बाद अब महंगाई मार रही है। एक रिपोर्ट देखिए। महामारी के इस दौर में महंगाई की मार भी जारी है। कोरोना से थोड़ा संभले ही थे कि महंगाई डायन ने जकड़ लिया है। पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर होते दिख रहे हैं। पेट्रोल ने ऐसा शतक मारा कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी क्या मारते होंगे। इन सारी बातों का लब्बो लुबाब ये कि जनता इन दिनों बेहद परेशान है।
उसे कुछ सूझ नहीं रहा, कहीं से राहत की कोई उम्मीद नहीं दिखती। सबसे पहले आपको बालाघाट लिए चलते हैं, जहां के लोगों का आजकल बॉर्डर पर छत्तीसगढ़ जाना कुछ ज्यादा ही हो गया है। वजह है पेट्रोल, क्योंकि बॉर्डर पर उस पार पेट्रोल के दाम कम हैं। बालाघाट के लोग 1 लीटर पेट्रोल के लिए 107 रुपए से ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में वही पेट्रोल 95 रुपए 60 पैसे में मिल रहा है, यानी प्रति लीटर 12 रुपए का लाभ। वहीं दतिया के लोग इसी काम के लिए यूपी के झांसी का रुख कर रहे हैं। एमपी के बालाघाट जिले में आज पेट्रोल का रेट 106 रुपये पहुँच चुका है और मैं यहाँ 10 किलोमीटर दूर बस डलवाने आता हूँ पेट्रोल, तो मुझे यहाँ 95 रुपये 95 पॉइंट समथिंग में मुझे पेट्रोल मिल जाता है। 10 रुपये का अंतर है सर। एमपी में महंगा है, यूपी में सस्ता है। इसलिए लेंगे, जहाँ प्रॉफिट मिलेगा वहीं से लेंगे। दूसरे राज्यों से पेट्रोल डीजल लाने के लिए केवल आम जनता ही परेशान नहीं है, बल्कि सरकारी अमला भी मजबूर है। इन दिनों भोपाल नगर निगम समेत कई अन्य निकाय उत्तर प्रदेश से डीजल खरीद रहे हैं। झांसी में नगर निगम को छूट के बाद डीजल 83 रुपए 50 पैसे में मिलता है, जबकि भोपाल में डीजल के दाम 96 रुपए 10 पैसे हैं। मतलब निगम को 12 रुपए 60 पैसे की प्रति लीटर बचत होती है। इतना ही नहीं, निगम भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की बसों के लिए डीजल बेच भी रहा है, वो भी बिना लाइसेंस। इस बारे में जब निकाय के मुखिया मंत्री भूपेंद्र सिंह से सवाल पूछा गया तो जवाब दिया गया कि निकाय गलत कर रहे हैं, उन्हें निर्देश जारी किया जाएगा। जबकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो इस मामले में अपना पल्ला झाड़ते ही नजर आए। ये विषय मेरी जानकारी में नहीं है, आज आपने बताया है, मैं नगर निगम से पता करूंगा और ये निर्देश जारी करूंगा कि मध्य प्रदेश से ही डीजल खरीदें। ये उचित नहीं है। अगर खबर सही है तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा, और अगर है तो मध्य प्रदेश से ही खरीदा जाएगा। कांग्रेस इसके अलावा ट्वीट के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती है, उन्हें करते रहने दो। मौके की ताक में बैठी कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार भले पूरी कमाई डीजल पेट्रोल से कर रही हो, लेकिन सरकारी विभाग खुद टैक्स का फायदा लेने के लिए यूपी तक जा रहे हैं। कि ये सरकार केवल चाहे मध्य प्रदेश की हो या दिल्ली की, केवल डीजल पेट्रोल से ही अपनी कमाई कर रही है। सरकारी नगरीय निकाय तो उत्तर प्रदेश से डीजल पेट्रोल लाना है और टैक्स का फायदा उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं, जैसे विकास माओ, और मध्य प्रदेश की जनता पिस रही है, वो यही खरीद रही है। वैसे इनकी बात भी सही है। सबसे हैरान करने वाला बयान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की तरफ से आया। उन्होंने सरकार की मजबूरी का हवाला देते हुए क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। आखिर सरकार को चलाने के लिए, योजनाओं को चलाने के लिए कई बार सरकार को कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, और आखिर पैसा ले भी रहे टैक्स से तो जनता के लिए ही तो जा रहा है ना भाई। इसलिए मुझे लगता है कि समय समय पर प्रदेश सरकारें निर्णय लेती हैं। सियासत की बात तो हो गई, अब आपको इंदौर लिए चलते हैं, जहां के ट्रांसपोर्टर बेहद परेशान हैं, क्योंकि बढ़ते डीजल का भार उनकी जेब पर असर डाल रहा है। आलम यह है कि इंदौर में केवल 30 से 35% ट्रक चल रहे हैं। बीते 2 महीनों से बंद के चलते 200 करोड़ का नुकसान ट्रांसपोर्टर को हुआ है। कोरोना जो काल है वो जो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट व्यापार और ट्रकों का बिजनेस तो पहले ही खत्म हो चुका था। ऊपर से डीजल मूल्य वृद्धि ने जो है इसकी कमर तोड़ के रख दी है। आज की तारीख में जो भी गाड़ियां चल रही है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की जो गाड़ियां हैं वही चल रही है, बाकी ओपन मार्केट की गाड़ियां 60 से 70% सब खड़ी है। कुल मिलाकर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम आम आदमी से लेकर सरकारी अमले और ट्रांसपोर्टर तक को भारी पड़ रहे हैं। सबका बुरा हाल है। दूसरी तरफ सरकार कच्चे तेल के दाम में इजाफे का हवाला देकर आए दिन दाम बढ़ाती जा रही है। वहीं विपक्ष के अपने दावे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस बढ़ती महंगाई पर लगाम आखिर कब लगेगी, कैसे लगेगी, कौन लगाएगा, आम जनता को राहत कब मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इंदौर से खबर है, जहां निर्माणाधीन बंगाली चौराहा ब्रिज में आ रही तकनीकी खामियों को लेकर PWD अफसरों के साथ बैठक हुई, जिसमें जल संसाधन मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकारा। ब्रिज के दोनों पिलर का निर्माण हो चुका है। चौराहे से माधवराव सिंधिया की प्रतिमा शिफ्टिंग के बाद बीच के हिस्से को जोड़ा जा रहा है, लेकिन यहां ब्रिज के डिजाइन के मुताबिक हर 15 मीटर में 4 पिलर बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुकेगा। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया, लिहाजा अब ब्रिज के डिजाइन में बदलाव किया जाएगा और इस वजह से 8 करोड़ से ज्यादा खर्च आएगा।
इसे लेकर बीजेपी विधायक महेंद्र आडिया ने पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव से मुलाकात की। हालांकि बैठक के बाद डिजाइन बदलने को लेकर सहमति बन चुकी है। साथ ही यहां से मेट्रो का रूट भी प्रस्तावित है और ऐसे में अधूरे ब्रिज का काम लंबा खिंच सकता है। ये आपत्ति मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कही थी और इसी आपत्ति को प्रदेश सरकार के जो पीडब्ल्यूडी पीए थे वो आए थे, मिलने थे। मैंने उनको बताया था क्या क्या समस्या आने वाली है और उसी को लेकर 18 तारीख को पीएस इंदौर आ रहे हैं, सभी अधिकारी इंदौर आ रहे हैं। इसको लेकर 18 तारीख को हम बैठक कर रहे हैं और अगली बैठक भोपाल में 22 से 23 को करने जा रहे हैं और सारी त्रुटियां को ठीक कर हमारा संकल्प है सांसद जी का, विधायक जी का और पूरी सरकार का कि अति शीघ्र ब्रिज का काम चले। मेट्रो जब भी चालू हुई किंतु उसके पीछे अपन इसको तो रोक नहीं सकते। पिपलिया ने फ्लाईओवर, ये बंगाली फ्लाईओवर तो जब मेट्रो का काम चालू होगा, किंतु इसमें जो उचित स्पान जितनी लंबाई होना चाहिए उतनी लंबाई तो होना चाहिए ना, मसला वो है। भोपाल की सीआई कॉलोनी में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के चलते पुलिस मुख्यालय समेत 7वीं बटालियन और भोपाल के अलग अलग थानों की बिल्डिंग को तोड़ा जाना है। इसके चलते कई बदस्त पुलिसकर्मियों को मकान खाली करने का नोटिस मिला है। इन सभी पुलिस के परिवारों को 15 जुलाई तक मकान खाली करने मामले में 7वीं बटालियन ने गृह विभाग को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दे दी है। पुलिस जवानों की ये वह कॉलोनी है जहां पर मेट्रो स्टेशन का हब बनना है और 137 परिवारों को बारिश के समय बेदखल किया जा रहा है। ये मेट्रो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन का हब बनाया जा रहा है। यहाँ पर मेट्रो गाड़ियाँ खड़ी होंगी और ये वह मकान है जिन पर क्रॉस का निशान लगा दिया गया है। यह क्रॉस का निशान जो बताया जा रहा है कि मेट्रो जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनके द्वारा लगाया गया है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय के जो अफसर हैं या फिर जो गृह विभाग के अफसर हैं, सबने चुप्पी साध ली, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि यहाँ तक जो कॉलोनी में जो लोग परिवार रह रहे हैं वो भी इतने दहशत में है कि अगर वो कुछ बोलते हैं या मीडिया के सामने आते हैं तो लगता है कि उनके जो घर वाले हैं जो पुलिस विभाग में जो नौकरी कर रहे हैं उनका कहीं भी तबादला कर दिया जा सकता है। क्या यहाँ पर हो रहा है? कितने लोगों को यहाँ से बेदखल किया जा रहा है? कितने परिवार बसे हुए हैं यहाँ पर? वो जो है अभी एक वो आई है तो 135 या 140 घर जो हैं उनको बेदखल किया जा रहा है और अभी 15 दिन का 20 दिन की मोहलत देकर गए हैं कि आप लोग इसके 15 जुलाई तक इसको खाली कर दिया जाए। और अभी जो घर दे रहा है यहाँ पर 1250 के पास में, तो उसके अंदर हम लोग अभी देख कर आए तो उसमें गेट नहीं है, दीवारें गिर रही हैं, कुछ भी नहीं है। मतलब इनसे अच्छे बिल्कुल भी वो नहीं है। भले ये बेकार है लेकिन उनसे अच्छे ये लोग नहीं, ये वो वाले घर भी नहीं है। तो इन पेड़ों को बलि दी जाएगी, इन पेड़ों को भी काटा जाएगा। देख सकते हैं कितना हरा भरा ये जगह है जो पेड़ों पर यहाँ बलि दी जाएगी। कैमरामैन अमरीश लिलारिया के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश के आईएएस ऑफिसर लोकेश जांगिड़ को चैट वायरल करने के मामले में सरकार ने शो कॉज नोटिस जारी किया। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने इस मामले में कहा कि प्रशासकीय अधिकारी का ट्रांसफर एक रूटीन प्रक्रिया है। लोकेश को बड़वानी से हटाए जाने को लेकर आईएएस एसोसिएशन के ग्रुप चैट में इस बाबत चर्चा हुई। चैट में बड़वानी के मौजूदा कलेक्टर शिवराज वर्मा का जिक्र है, जिसमें कहा गया कि उन्हीं ने मुख्यमंत्री से शिकायत की। हालांकि बाद में ये चैट ग्रुप से डिलीट कर दी गई, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट कुछ अफसरों के पास हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वहीं लोकेश जांगिड़ अब महाराष्ट्र सरकार में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं और इसके पीछे उन्होंने पारिवारिक समस्या का हवाला दिया है। चैट उजागर हुआ है और जो चैट सार्वजनिक हुआ है और उसमें उन्होंने जो मुद्दे रेखांकित किए वो एक जांच का विषय है। इस मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर एक बड़ा ब्लॉट है, इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश एक अराजक स्थिति में है, जंगल राज की स्थिति में। यदि प्रशासकीय अधिकारी अपने ट्रांसफर को पूर्वाग्रह से ग्रसित हुआ कदम मानेगा तो वो अपने साथ भी न्याय नहीं करेगा और अपने पद के साथ भी न्याय नहीं करेगा। हम यदि किसी पद पर बैठे हैं, हम किसी सर्विस में से जुड़े हुए हैं तो अनुशासनहीनता करने का अधिकार नहीं है। ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा, अनुशासनहीनता होगी तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार अस्पताल में तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी है। अब डॉक्टर के साथ साथ पालकों को भी ट्रेनिंग देने की तैयारी है ताकि होम आइसोलेशन की स्थिति में बच्चों को लेकर कोई दिक्कत ना आए।
ये अंदेशा है कि सितंबर अक्टूबर में संक्रमण की तीसरी लहर आ सकती है, जिसका सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को हो सकता है। इस बारे में पीडियाट्रिक डॉक्टर्स का मानना है कि यदि पालक अभी से बच्चों के खान पान का ध्यान रखें तो संक्रमण का खतरा टल सकता है, कम हो सकता है। अगर पालकों को ट्रेनिंग दी जाए तो होम आइसोलेशन में इलाज कर पाना आसान होगा। तीसरी लहर की तैयारी में जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, तो हमने जो तीसरी लहर की तैयारी का जो पूरी कार्य योजना बनाई है, उनके पेरेंट्स को समुचित ट्रेनिंग देकर इस तीसरी लहर से निपटने की हम तैयारी कर रहे हैं। बच्चों का संक्रमण होता है तो वैसे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और दूसरी अथॉरिटीज़ का भी कहना है कि वो ज़रूरी नहीं है कि तीसरी लहर बच्चों को अफेक्ट करेगी, और करेगी भी तो कितनी सीवियरिटी रहेगी ये इस समय कहना मुश्किल है। लेकिन किसी भी स्तर पे कहीं बच्चों का संक्रमण होता है और कोविड इन्फेक्शन होता है तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स को, पालकों को भी ट्रेनिंग देना आवश्यक है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने महिला एवं बाल विकास विभाग के 2 अकाउंटेंट समेत 94 खाता धारकों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की। आरोपियों पर करीब 1.5 करोड़ के गबन का आरोप है। संबंधित विभाग से जुड़े बैंक खातों का दोगुना वेतन डाला गया। तत्कालीन कमिश्नर ने अपने स्तर पर जांच करने के बाद विभागीय कार्रवाई शुरू की और फिर क्राइम ब्रांच को लिखित में इस बात की शिकायत की। ये गड़बड़ी साल 2015-16 के बीच की गई। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से लेखा इंचार्ज शहजाद खान ने करीब 3 महीने पहले इसकी शिकायत की थी। जांच में विभाग ने निचले स्टाफ के बैंक खातों में दोगुना वेतन डालना पाया। दोगुना वेतन आने पर भी किसी कर्मचारी ने विभाग के ऑफिसर या जिम्मेदारों को कोई सूचना नहीं दी, बल्कि उस दोगुने वेतन को पाकर खर्च कर दिया। उसमें जो प्रारंभिक रूप से 94 खाते ऐसे हैं जिनमें सन 2015 और 16 में लगातार कई अनुपात में राशि गई है, टुकड़ों में गई है अलग अलग, लेकिन ऐसे करोड़ों तक वो राशि इकट्ठी समझ में आई जो हमने अभी तक जांच की है। तो उन 94 खातेदारों को प्लस अकाउंटेंट और उनके जो भी संवितरण आहरण अधिकारी हैं उन सबको इसमें हमने जो है प्रारंभिक पूछताछ भी की है और मूल्यम भी बनाया और अपराध पंजीबद्ध 420 धारा 424 आईपीसी के तहत किया गया और उसमें आगे अपराध की विवेचना की जा रही है। इंटरनेट के जरिए कलेक्टर, तहसीलदार के फर्जी सील और साइन तैयार कर डॉक्टर को ठगने की कोशिश करने वाली जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने डॉक्टर को लूटने का आइडिया एक वेब सीरीज को देखकर बनाया। आरोपी का नाम मोहम्मद हमजा है, जिसने अपने पिता का इलाज रद्दी चौकी स्थित केजीएन अस्पताल में करवाया और उस दौरान उसने डॉक्टर से ठगी का प्लान बनाया। आरोपी ने अस्पताल के डॉक्टर अब्दुल रशीद को तहसीलदार के नाम से पहले एक नोटिस भेजा, जिसमें लिखा कि अस्पताल बनाने के मापदंड पर वो खरा नहीं उतरता, लिहाजा आपका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। डॉक्टर को फोन कर 2 लाख रुपए की मांग भी कर डाली। डॉक्टर ने इस बात की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद साइबर सेल ने आरोपी मोहम्मद हमजा को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद हमजा नामक 18 साल का नवयुवक है। एक वेब सीरीज चलती है हर्षद मेहता, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको देखते हुए इसने इस तरीके का फ्रॉड करने का और ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया। फिर इसने ऑनलाइन वीडियोस देख के और ऑनलाइन न्यूज़ पढ़कर इस तरीके की एक फर्जी दस्तावेज तहसीलदार के नाम से तैयार किया। तो तत्काल पुलिस ने उस आरोपी को न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उससे वो सारे दस्तावेज भी जब्त किए हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर ठगी के मामले लगातार सामने आते रहे, लेकिन अब ठग बड़े बड़े नेताओं के फर्जी आईडी क्रिएट कर लोगों से पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। ताजा मामला ग्वालियर में सामने आया, जहां बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत की एक फर्जी आईडी बनाकर एक कॉलेज संचालक से ठगी का प्रयास हुआ है। कॉलेज संचालक की शिकायत के बाद अब साइबर सेल इस मामले की जांच में जुटी है। मैसेज में कॉलेज संचालक से 18,000 रुपए की डिमांड की गई, लेकिन कॉलेज संचालक की सतर्कता से ठगी की वारदात नहीं हो पाई। शिवपुरी में पेट्रोल से भरा एक ट्रक अचानक पलट गया। ये ट्रक ग्वालियर डिपो से शिवपुर की तरफ जा रहा था और तभी कूनो मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। ट्रक पलटने के बाद पेट्रोल सड़क पर फैलने लगा और लोग उसे बोतल में भरने की होड़ मचा दी। हालांकि गनीमत ये रही कि पेट्रोल से भरे इस ट्रक में आग नहीं लगी, वरना एक बड़ा और गंभीर हादसा हो सकता था। किसानों की आय दोगुना करने के लिए शिवराज सरकार अब फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए किसानों को प्रेरित कर रही है। एक जिला एक उत्पाद के तहत जिस जिले का उत्पाद प्रसिद्ध होगा उसकी प्रोसेसिंग वहीं पर करवाएंगे।
मध्य प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि सरकार 5 साल में 10,500 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगी, जिसमें 262 इकाइयों को इस वित्तीय वर्ष में मदद दी जाएगी। प्रदेश सरकार फूड प्रोसेसिंग के लिए 500 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। ग्वालियर जिले को आलू उत्पादन, शिवपुरी को टमाटर, श्योपुर को अमरूद के लिए चुना गया। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि ग्वालियर के बेहटा गांव के पास आलू की पहली टिश्यू कल्चर लैब बनेगी, जिसमें आलू की अलग अलग किस्मों का न सिर्फ उत्पादन होगा बल्कि उनकी प्रोसेसिंग होगी। ग्वालियर के किसानों की आसपास की ये डिमांड थी कि जितनी भी वैरायटी आलू में पाई जाती हैं, पोटैटो में पाई जाती हैं, जो प्रोसेसिंग की वैरायटी हैं, उनका जहाँ पे भी उत्पादन होना चाहिए। इसके लिए उद्यानिकी विभाग की ओर से पोटैटो की लैब स्वीकृति की होने जा रही है। और बरसात शुरू हो चुकी है और ऐसे में जबलपुर में सालों पहले विस्थापित हुए लोग आज भी विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। बरगी बांध के कैचमेंट एरिया से लगे ग्रामीणों को आज भी अपनी जान हथेली पर रखकर जरूरी चीजें जुटानी पड़ती हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें ग्रामीण नाव के जरिए राशन लेकर करीब 7 किलोमीटर लंबे जलाशय को पार करते हैं। वीडियो में एक ग्रामीण गांव की दिक्कत को गिना रहा है, सरकार से इस दिक्कत को दूर करने के लिए ठोस कदम की गुहार लगा रहा है। दरअसल बरगी बांध जबलपुर, सिवनी और मंडला जिले की सीमाओं से घिरा है। बरगी बांध के निर्माण के वक्त करीब 150 गांव को खाली करवाया गया, जिनमें से कई गांव के लोगों को आज भी विस्थापन का दंश झेलना पड़ रहा है। राशन लेकर शासकीय उचित मूल्य की दुकान बगदरी से बीजासैन की ओर जा रहे हैं, जो कि राशन की दुकान से बीजासैन की दूरी करीब 7 किलोमीटर हमें बरगी जलाशय को पार करना पड़ रहा है। सिवनी जिला प्रशासन से और सिवनी कलेक्टर महोदय से खासकर मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो बरगी विस्थापित गांवों का एक बार दौरा करके देखें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।